वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम आपके लिए हमेशा की तरह ही एक सिविक्स क्लास 9 NCERT बुक से लेसन नंबर 5 है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लोकतांत्रिक अधिकार, यानी हम जिस देश में रहते हैं, जिस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, उस देश में हम लोगों के लिए क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों की बात हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम उसको देख करके समझेंगे भी। तो हम लोग चलते हैं इसमें कि हम लोगों के कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमें ज्ञात भी नहीं है और उन अधिकारों का कहाँ पर प्रयोग होना चाहिए, इनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। जैसा कि इससे हमने पहले जाना कि लोकतंत्र की कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में जाना जो कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, कार्यपालिका किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनके कार्य कौन कौन से हैं, उनके अधिकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा और समझा। आज हम लोग पढ़ते हैं अपने अधिकारों के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, यानी लोकतंत्र में कौन कौन से अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में और पढ़ते हैं। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही एक लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं, यानी जैसे कि लक्ष्मण रेखाएं होती हैं, उस प्रकार से लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो एक लक्ष्मण रेखा की तरह हम लोगों का कार्य करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं इसमें हम कि हम एक एक जो करके भारतीय संविधान में जो दर्ज होते हैं मौलिक अधिकार, यानी उन मौलिक अधिकारों पर आज हम चर्चा करेंगे और फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है और इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है और क्या क्या भूमिका इनकी रही है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो करते हैं हम स्टार्ट कि अधिकारों के बिना हमारा जीवन कैसा रहेगा। प्रश्न बनता है कि अगर ये अधिकार हम लोगों के पास हैं या ना होते तो किस प्रकार से हम लोगों का जीवन व्यतीत होता। तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। हम एक उदाहरण के माध्यम से इन अधिकारों के बिना हमारा जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक उदाहरण है कि ग्वांतानामो नामो बेका जेल की ओर से, और ये वही उदाहरण है जब अमेरिकी फ़ौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया था। यानी मैं आपको उस उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर वो अधिकार ना हो तो जीवन कैसा रहेगा और इन अधिकारों से जीवन कैसा होगा। तो जो अमेरिकी फ़ौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को एक चुपचाप तरह से उनकी पकड़ कर ली थी। तो इन लोगों ने ग्वांतानामो, एक नाम है ग्वांतानामो बे स्थित एक जेल है। तो इस प्रकार से ग्वांतानामो जो एक जेल का नाम है, एक स्थित एक जो जेल है, वहाँ पे उन लोगों को बंद कर दिया गया था। और बंद करने के बाद क्यूबा के निकट स्थित इस पर टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा था और अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं। और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध अनस के पिता जमील अल बन्नो उन 600 लोगों में एक हैं, यानी जो अमिस के पिता हैं और उन 600 लोगों में एक, यानी केवल मतलब एक अलग है अनस के पिता जो कि जमील अल बन्ना, उन 600 लोगों में एक हैं, यानी उनमें से सब में से एक अलग हैं जो कि मैन हो सकते हैं, जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया है। यानी वो एक अलग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें केवल एक संदेह के रूप में डाला गया, एक निश्चित नहीं है कि वो किस टाइप के व्यक्ति हैं। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के एक देश सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही
खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किस जेल में डालना है, किसे नहीं, यानी किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। तो क्या हुआ, ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके। यानी उन्हें कोई भी ऐसा अधिकार नहीं था कि वो किसी प्रकार का अपने स्वयं के लिए लड़ सकें। वो केवल एक जो वहाँ की सेना थी वो अपने अनुसार ही चलती थी कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। इस प्रकार से आगे देखते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ग्वांतानामो वे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। यानी ज्यादती का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती की जा रही है और उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनकी ज़बरदस्ती खिलाया गया कि ना कि उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि ग्वांतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए और अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। यानी कि किसी ने अगर इसका कोई उल्लंघन या अपील की कि इस प्रकार से होना चाहिए तो उनकी भी बात को नहीं माना गया। उसके बाद लोग कई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते, मीडिया सहाय की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। यानी उनके पास इतना पावर भी नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। ये मैं उस बात की कह रहा हूँ कि बिना अधिकार के या अधिकार के जीवन कैसा है तो उसकी बात कर रहे, तो खबर भी नहीं दे सकती और कोई भी धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरों धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर भी रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है। यानी जो दर्जा पुरुषों को दिया गया उनसे कम औरतों को दिया गया और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगा दी और मर्दों को जल्दी स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। तो मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने समझा कि अधिकारों के बिना जो जीवन है हम लोगों का किस प्रकार से है और हम लोगों के बिना अधिकारों के किस प्रकार से हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, कैसी जोर जबरदस्ती की जा सकती है। अब आगे पढ़ते हैं सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। यानी जब सऊदी अरब में नागरिक अधिकार की बात करें तो वो किस प्रकार से कि जब ग्वांतानामो बे का एक उदाहरण आपको मिला और एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक ही देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब आप सऊदी अरब का उदाहरण समझते हैं और देखते हैं कि वहाँ की जो सरकार है अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है और इस पर गौर करें, ज़रा इन तथ्यों पर विचार भी करें। देखते हैं हम लोग कौन कौन से विचार और अधिकार हैं सऊदी अरब के। तो देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या सहाय को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा पॉइंट आता है कि सहाय ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाही ही करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं।
और लोगों को कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते और मीडिया शाही की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर भी नहीं दी जा सकती। इस प्रकार से जो है सऊदी अरब जो है, ऐसे अकेला सऊदी अरब ही देश नहीं है, और भी ऐसे देश हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कोसोवो में जातीय नरसंहार की बात। जब कोसोवो में जातीय नरसंहार की बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ अब बात करते हैं अधिकारों के बारे में। तो अधिकार क्या है कि उनका उल्लंघन अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में अधिकार कौन कौन से हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में जो अधिकार हैं वो क्यों जरूरी हैं, कौन कौन से हैं। तो विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए एक बुनियादी रूप से जरूरी है, जो कि अधिकारों का विशेष दर्जा दिया गया है, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। हम अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है और यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन बातों को व्यवहारिक रूप देते हैं और ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन्हें हम लोग एक क्रम से समझते हैं कि कौन कौन से हमें अधिकार जो दिए गए हैं 6 मौलिक अधिकारों में और उनका क्या कार्य है। सबसे पहला हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। समानता का अधिकार हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता या नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद, चाहे वो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है और इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ये ना सोचे कि मैं सरकारी व्यक्ति हूँ, मैं कोई नेता हूँ या राजनेता हूँ, तो मैं अपना जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। यानी हर व्यक्ति भारत देश में समान है, एक नागरिक ही है, कोई किसी में भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतीहार मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा और अपने पक्ष में सबूत देने पर पड़े और कागजात दाखिल करने पड़े थे। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार को कुछ नियतार्थों को स्पष्ट करके साफ किया है कि सरकार किसी भी उसके धर्म, जात, समुदाय व लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। दुकान हो, होटल हो और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक जैसे कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये सभी चीज़ें जो है ऊपर बहुत सरल लगती हैं, पर जात व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से
रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर भी यह सिद्धांत लागू होता है, जबकि संविधान में ऐसा नहीं है। उनके लिए सभी व्यक्ति एक समान है और ऐसा अधिकार भी दिया गया सभी लोगों को। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है और उपरोक्त आधारों पर अगर हम देखें तो किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है और अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता दी है। और आप सोच भी सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है। इस प्रकार से हमने समझा कि समानता क्या है, समानता में हम लोगों को क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं। समानता का मतलब है हर आदमी उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना है। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही कहता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव में एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे और किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं, यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जात में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने इसे छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। कहने का मतलब ये है कि जो समानता का अधिकार है पूरे भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक जो है वो क्या है, एक समान है। कोई ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना किसी जात का, ना किसी धर्म का, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही समान लागू नियम किया है। आगे हम लोग देख लेते हैं, यानी जो हमारे 6 अधिकार हैं वो किस प्रकार से हैं। मौलिक अधिकार की बात करते हैं हम लोग। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो इस प्रकार से हैं कि समानता का अधिकार, उसके बाद दूसरा आता हमारा समानता स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा आता है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, छठवां आता है संवैधानिक अधिकार। इस प्रकार से जो ये अधिकार हैं वो हमारे मौलिक अधिकार के रूप में हैं। इस प्रकार से जो 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि मैंने इस एक इमेज के रूप में आपको बताया, कुछ छुआछूत के अनेक रूप भी हैं। जैसे कि 1999 की बात करते हैं तो उस समय प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जात के लिए लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत से व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी थी। वे देश अनेक स्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर चाय की दुकानों पर 2 तरह के कप रखे जाते हैं और एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। एक हजाम दलितों के बाल नहीं काटते थे और दाढ़ी नहीं बनाते थे। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। दलित जो होते हैं वो दूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता था और दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता और उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता था। यह सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं और इस
को एक कानूनन अपराध है अगर ऐसा करने पर, यह संविधान में दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा अधिकार हम लोगों का, जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब होता है बाधाओं का ना होना। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना, ना सरकार का ना व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, कोई हमें यह आदेश ना दे कि इसे ऐसे करो वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रता दी गई हैं। तो वो किस प्रकार कौन कौन सी स्वतंत्रता है हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है तो वो कौन कौन सी स्वतंत्रता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये भी पॉइंट है, हम लोगों को याद रखना है। देश में कहीं भी आने जाने की भी जो स्वतंत्रता है वो हम लोगों को संविधान में दी गई है। देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है, और कोई भी काम करो या काम करने या धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता हम लोगों को एक कानूनी संविधान में दी गई है, और इस प्रकार की स्वतंत्रता हम लोगों के लिए बरकरार है। आगे हम लोग देखते हैं, यानी इस प्रकार से हमने समझा कि हम लोगों को कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। आगे हम नेक्स्ट अधिकार पढ़ते हैं। हमें इस प्रकार की भी स्वतंत्रता है कि नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने और बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का भी एक अधिकार है, और यह हमारा किसके अंतर्गत आता है, एक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। जीने का भी अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी जीने का अधिकार भी एक स्वतंत्रता का अधिकार है, और देश के किसी भी हिस्से में जाने की भी स्वतंत्रता है, जैसे कि मैंने बताया। आगे देखते हैं कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। इसकी इस बात की स्वतंत्रता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात की जानकारी ले सकता है जब उससे इस प्रकार के प्रभाव का सामना करना पड़ रहा होता है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ये भी हमारा एक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और बचाव के लिए वकील रखने का भी एक अधिकार है। यह जितने भी अधिकार हैं वो सभी स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें देख लेते हैं कि भारत सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेज, एक बुक है किनकी, सलमान रुश्दी की, सैटेनिक वर्सेज को इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया गया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया गया था, और इसमें मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इस प्रकार से इसे भी एक प्रतिबंधित किया था। दूसरा आता कि हर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व भारत सरकार के सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है, पर वही कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो उसे पर भी ऐसी पाबंदी नहीं है। कहने का मतलब अगर फिल्म को दर्शाया जाए तो भारत सरकार से पहले एक एग्रीमेंट या सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है, उसके बाद ही आप वो फिल्म को प्रदर्शित कर सकते हैं प्रत्येक नागरिक के लिए। अगर ये किताब या पत्रिका में छपे हैं तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास औद्योगिकों क्षेत्रों या अर्थव्यवस्थाओं के कुछ क्षेत्रों में काम करने वालों को यूनियन बनाने और हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। नगर प्रशासन की माध्यमिक परीक्षाओं को मद्देनजर शहर में रात 10 बजे के बाद सार्वजनिक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर भी पाबंदी लगा दी गई है। किस समय? परीक्षाओं के समय। आगे नेक्स्ट हमारा अधिकार आता है, स्वतंत्रता के बाद आता है शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार को हम लोग पढ़ते हैं। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण ना कर सके।
हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो सके। इस प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है, इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है कि संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है, यानी जो अवैध रूप से जो व्यापार करते हैं उनका निषेध करते हैं। और आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा है कि हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। ये भी बेगार प्रथा से मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यह काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं। तीसरा हमारा आता है कि संविधान बाल मजदूरी का भी एक निषेध करता है, यानी जो बाल मजदूरी बालकों से मजदूरी कराई जाती है, इसमें भी संविधान जो है एक अवैध देती है निर्णय कि ये अवैध है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कम नहीं करा सकता है, और इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने को कानून में शामिल है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि कुछ फैक्ट हैं अलग अलग, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट की बात करते हैं तो मद्रास में एक ऐसा केस आया था कि अर्जी दायर की गई कि दायर करने वाले ने कहा कि सालेम जिलों के गांवों के 7 से 12 वर्ष की उम्र के अनेक बच्चों को ले जाकर केरल के तिरुचूर जिले के ओलूर में बेचा गया, और आवेदनकर्ता ने अदालत से मांग की कि वह सरकार को इस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कराने का आदेश दें। 25 मार्च की बात है। और ऐसा ही एक केस हुआ कर्नाटक के होमपेट, मांडूर और इकाल इलाके में, जो कि लोह अयस्क खदानों में 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा था। तो इस प्रकार से ये जितने भी हैं ये सब बाल मजदूरी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों से काम कराने का क्रम बढ़ता जा रहा है और अब ज़्यादा बच्चियों से काम कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि पहले जहां प्रति 1000 कामगारों में बच्चियों की संख्या 34 थी, अब 41 हो गई है और लड़कों की संख्या का अनुपात 31 बना हुआ है। इस प्रकार से हमें देखने को मिला। अब आगे नेक्स्ट हमारा अधिकार पढ़ते हैं हम लोग। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि मैंने पहला पढ़ा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का अधिकार, और चौथा हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता हमारा क्या कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग अलग दर्ज किया है। विश्व के यानी भारत एक निरपेक्ष देश है, यानी भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, और धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्ति के बीच के मामलों को ही देखना है और व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को
सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उसमें धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। इस प्रकार से ये जो है वो धर्म, भारत देश जो हमारा है धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक स्वतंत्रता का एक अधिकार है। हमने पढ़ा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कौन कौन से शामिल हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का भी एक अधिकार है। किसी भी सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक जैसे आंध्र प्रदेश तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, पर कर्नाटक में भी अल्पसंख्यक हैं, पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी वे अल्पसंख्यक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान में निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी के लिए लेकर संचित होते हैं। यानी हमारा जो एक अधिकार है सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, जैसा कि अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, यानी नागरिकों को विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। अल्पसंख्यक को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान और स्थापित चलाने का भी अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिकों को धर्म या भाषा को दाखिला लेना रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार से हमारा जो अधिकार है वो ये। इस प्रकार से हमने पांचवा अधिकार पढ़ा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अब हम छठवां पढ़ते हैं संवैधानिक अधिकार के बारे में। तो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है और हमें उपर्युक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू करने के उपाय हैं, इसे हम संवैधानिक या उपचार का अधिकार कहते हैं। ये हमारा छठवां अधिकार है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को भी प्रभावी बनाता है। इस प्रकार से हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में हम लोग जा सकते हैं, और इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यानी हमारा जो पॉइंट है इसको हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को एक आत्मा और हृदय कहा था। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका कि किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं कि अगर मौलिक अधिकारों के मामले में कोई दखल दे सकती है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में निर्देश देने या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को भी दंडित कर सकती हैं। इस प्रकार से हमने जो न्यायपालिका अध्याय लेसन 4 में पढ़ा था कि न्यायपालिका के क्या कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को
लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जा सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं देखते हैं कि संविधान में जो संपत्ति का अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि एक मौलिक अधिकार है। और वोट डालने का जो अधिकार है वो भी एक संवैधानिक ही अधिकार है। और भारतीय अधिकार एक जो बन चुकी, जो कि 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी एक भारतीय शिक्षा दिलाना एक भारतीय का अधिकार बन चुकी है। और संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला भी कानून एक पास किया है, जिसमें लोग अपनी सूचना मांग सकते हैं। इस प्रकार से दक्षिण संविधान बनाने के संबंधी जो अध्याय है, हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। इनमें कुछ इस प्रकार से, जैसे निजता का अधिकार, इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। आगे हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण का अधिकार ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार है जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसकी बात आगे हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंच। प्रतिज्ञा पत्र कुछ वर्ड हैं जिनकी हम लोग मीनिंग पढ़ी हुई थी। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों का उपयोग का उदाहरण नहीं है। जैसे कि बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति में विरासत पाना, ये जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। यह एक कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। घ नंबर। एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। जैसे सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता, ये नहीं है। तीसरा आ जाता है कि भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। तो भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार या पर्याप्त जीविका का अधिकार? तो हमें ख नंबर इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न है। हमने आज इसमें संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, महत्वपूर्ण सबसे मौलिक अधिकार जो 6 हैं उनके बारे में पढ़ा। तो हम लोग समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से रहे थे। जिसमें हमारा सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आता है धार्मिक या शैक्षिक अधिकार। चौथा आता हमारा शोषण का अधिकार। और पांचवा आता उपचार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस प्रकार से हमने 6 अधिकार आज पढ़े और जो कि महत्वपूर्ण थे। क्लास 9 की एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला या लेसन मैंने आपको एक थ्योरी वाइज और लेसन की श्रृंखला भी आपको बताई। इस प्रकार से हमारे क्लास 9 की सभी लेसनों को मैंने पूर्ण रूप से बताया। आप लोग हमारे इस वीडियो को देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन। आप मिलते हैं हम आपको क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस से एक लेसन वाइज वीडियो से बने रहिए आप लोग, और देखेंगे हम नेक्स्ट डे में क्लास 10th के लिए।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।